सावधान संघ दक्ष भूजनंद विभाग सह 1 2 3 4 रमा উপস্থিত সকলো ৰাইজক আমাৰ ধ্বজোত্তোলন হৈছে সেই সন্মুখতে থিয় হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো সংঘ দক্ষ ध्वज प्रणाम 1 2 3 रमा संघ दक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते मतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुरास्त्रङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुरास्त्रङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् तदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये भामासि सन्देहि तत्पूर्ते अजयन् सविश्वस्य देहि शक्तिम् अजेयन् सविश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् शीलं जगद्धेन नम्रं भवेत् श्रुतं शेवयत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चेवयत्कन्तकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत् स्वयं स्वीकृतत्नः शुभं कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्येकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीराव्रतम्
तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः स्फुरक्तक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रा नृशम् तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री सनः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री सनत्संहता कार्यशक्ति विधाय सधर्मस्य संरक्षणम् आयस्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वरास्त्रम् परं मे भवन्नेतुमे तत्सुरास्त्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् समर्था भवत्वा शुषा तेभिसम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ रमा। परम पूजनीय সংঘ চালকজি, উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজসকল, মান্যবৰ মা ভগ্নীসকল তথা বন্ধুসকল, মিডিয়া কৰ্মীসকল, আপোনালোকক নিজ নিজ স্থানত বহিবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ শাৰীৰিক প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ হ'ব। সংঘ দক্ষ দণ্ড বাহিনী স্থিৰ থাকিব। অন্যান্য বাহিনী অৰ্ধবৃত প্ৰচল। স্তব অৰ্ধবৃত অৰব। দণ্ড বিস্তার। रवा दंडमयी दक्ष क्रमिका सिद्ध 1 2 3 स्वागत प्रकार 1 विभाग सह 1 2 शिरामार क्रमिका 2 विस्तार कुरु परिसर दीबारम कुरु शिरामार क्रमिका 3 कुरु परिसर दीबारम कुरु द्विमुखी क्रमिका 1 कुरु परिसर दीबारम कुरु प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार तोड़िए मोहम्मद सतुस्का क्रमशः 1 2 3 7
क्रमिका सिद्ध 1 2 स्वागत प्रकार 1 विभाग सह 1 2 भुजा दंड 1 2 अन्यान्यসকল दक्ष प्रचल দণ্ডসকল নিজ নিজ জেগাত যাব। স্তব रम सामूहिक समता चमेक सारांग दक्ष चमेक रम सामूहिक समता सावधान चंग दक्ष स्कंध 1 2 3 4 सामूहिक समता प्रयोग कुरु 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रयोग 2 करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रयोग 3 करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रयोग 4 करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 भुजा दंड 1 2 3 4 आक्रमण व्यायाम योग सावधान तक्ष दंडयोग स्थिति 1 2 योग क्रमांक 1 करो
योग क्रमांक 2 क्रू योग क्रमांक 3 क्रू योग क्रमांक 4 क्रू योग क्रमांक 5 क्रू रम আসন सावधान समस्थिति एक तो तारासन অসম অৰুণাচল ৰম্য ভূমি মেঘালয় আৰু নাগা ভূমি মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ সাত ভনীৰে একেই সুৰ অনাদিকালৰ একে সংস্কৃতি একে চিন্তাধাৰা ভাৰত মাতাৰ সন্তান আমি কৈছে লুইতৰ ধাৰা अर्धगति चक्रासन শংকৰ মাধৱ গুৰু অসমৰ তনিপল ৰংফ্ৰা অৰুণাচলৰ তীৰ্থ লাচিত ৰাণী মা পীৰ প্ৰসৱিনী ভাৰত মা গোবিন্দ কৃষ্ণ নিসৰ্গ দেৱী একে জগদীশ তাৰা ভাৰত মাতাৰ সন্তান আমি কৈছে লুইতৰ ধাৰা শংকৰ মাধৱ গুৰু অসমৰ ধনিপল ৰাংফ্ৰা অৰুণাচলৰ তীৰত লাচিত ৰাণী মা পীৰ প্ৰসৱিনী ভাৰত মা গোবিন্দ কৃষ্ণ নিসৰ্গ দেৱী একে জগদীশ তাৰা ভাৰত মাতাৰ সন্তান আমি কৈছে লুইতৰ ধাৰা वीरभद्रासन বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন বে তথাপিতো হিন্দুৰ ভাৰত দে জটিল সমস্যা যদিও অসে সংঘ শক্তিৰে কৰিমেই সে
নাই যে ভাগৰ নাই যে জিৰণি অসাধ্য কিয় ধ্ৰুৱ তৰা ভাৰত মাতাৰ সন্তান আমি কৈছে লুইতৰ ধাৰা বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন বেশ তথাপিতো হিন্দুৰ ভাৰত দেশ জটিল সমস্যা যদিও অশেষ সংঘ শক্তিৰে কৰিমেই শেষ নাই যে ভাগৰ নাই যে জিৰণি অসাধ্য কিয় ধ্ৰুৱ তৰা ভাৰত মাতাৰ সন্তান আমি কৈছে লুইতৰ ধাৰা भुज दंड 1 2 3 4 प्रथम साधन दक्ष केंद्र जुज विभाग सह 1 विभाग सह 2 Rama কোটি কোটি জন্ম অন্তৰে যাহাৰ আছে মহা পুণ্য ৰাখি হি হি কদাচিত মনুষ্য হুৱাই ভাৰত বৰিষে আহি ভাৰত বৰিষে আহি কোটি কোটি জন্ম অন্তৰে যাহাৰ আছে মহা পুণ্য ৰাখি হি হি কদাচিত মনুষ্য হুৱাই ভাৰত বৰিষে আহি ভাৰত বৰিষে আহি বিষ্ণু পত্নী ৰূপা আই ভাৰতী ৰত্নগৰ্ভা মাতৃ সত্য সনাতন শিৱ সুন্দৰৰ যুগমীয়া সংস্কৃতি তেনে যুগ যুগৰে দেৱভূমি মোৰ যুগ যুগৰে দেৱভূমি মোৰ স্বৰ্গতকৈও গৰিয়সী ভাৰত বৰিষে আহি ভাৰত বৰিষে আহি তপোভূমি যি জ্ঞান বিজ্ঞানৰ কৰ্মভূমি জীৱনৰ ধৰ্মভূমি যি বিশ্ব কল্যাণৰ মুখ্য ভূমি মানৱৰ তেনে ধন্য মানৱৰ পুণ্য ভূমি মোৰ ধন্য মানৱৰ পুণ্য ভূমি মোৰ স্বৰ্গতকৈও গৰিয়সী ভাৰত বৰিষে আহি ভাৰত বৰিষে আহি দেশ বুলিলে নালাগে আদেশ দেশ যাৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ নহয় দেশতকৈও মোমাই ডাঙৰ জাত এনে বীৰ দেশৰ তেনে মহান বীৰৰে জন্মভূমি মোৰ মহান বীৰৰে জন্মভূমি মোৰ স্বৰ্গতকৈও গৰিয়সী ভাৰত বৰিষে আহি ভাৰত বৰিষে আহি কোটি কোটি জন্ম অন্তৰে যাহাৰ
আছে মহাপুণ্য ৰাখি হি কদাচিত মনুষ্য হুৱাই ভাৰত বৰিখে আহি ভাৰত বৰিখে আহি ভাৰত বৰিখে আহি ভাৰত বৰিখে আহি चरण दक्ष विस्तार विभाग सह एक विभाग सह दो चरण उपविश পূজ্যপাত সত্ৰাধিকাৰ বাবুসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিবৃন্দ, আমি আজি এই অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকলক মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পৰম পূজনীয় সৰসংঘ চালক ডাক্তৰ মোহনজী ভাগৱত। মোহনজীৰ মূল ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰত। সংঘৰ বিভিন্ন দায়িত্ব লৈ প্ৰান্ত প্ৰচাৰক, অখিল ভাৰতীয় শাৰীৰিক প্ৰমুখ, সৰ কাৰ্যবাহ আৰু 2009 চনৰ পৰা মাননীয় সৰসংঘ চালক হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডাক্তৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী, অসম ক্ষেত্ৰৰ মাননীয় সংঘ চালক। ব্যক্তিগতভাৱে তেখেত এজন চিকিৎসক, তেখেতৰ মূল ঘৰ নলবাৰী। আমাৰ মাজত আছে ডাক্তৰ ভূপেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা, তেখেত উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ মাননীয় সংঘ চালক। ব্যক্তিগতভাৱে তেখেত এজন চিকিৎসক, মূল ঘৰ নলবাৰীত। আমাৰ মাজত আছে শ্ৰী দীপেন হাজৰিকা, তেখেত মাজুলী জিলাৰ মাননীয় সংঘ চালক। ব্যক্তিগতভাৱে শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন ৰতনপুৰ মিৰি নয়াবজাৰৰ প্ৰধানাচাৰ্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াৰ পাছতে অমৃত বচন আৰু ব্যক্তিগত গীতৰ পাছতেই পৰম পূজনীয় মোহনজীয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিব। অমৃত বচন স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল, যিদিনাখনেই ভাৰতৰ প্ৰকৃত ইতিহাস পোহৰলৈ আহিব, সিদিনাখনেই নিঃসন্দেহে প্ৰমাণিত হ'ব যে ধৰ্মৰ দৰে বিজ্ঞান, দৰ্শন, সংগীত, সাহিত্য, গণিত, ললিত কলা আদিত ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ বিশ্বৰে গুৰু আছিল। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। হে জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা, এই জনমত তোমাৰ করুণাৰ কেনেকৈ খুজিম ধাৰ। জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা,
তুমি মোৰ শক্তিদায়িনী, তুমি দশ প্ৰহৰণধাৰিণী, তুমি মোৰ শক্তিদায়িনী, তুমি দশ প্ৰহৰণধাৰিণী, জয়তু জননী শস্য শ্যামলী, জয়তু জননী শস্য শ্যামলী, তোমাৰ মহিমায় পাৰ জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা। শত শ্বহীদৰ ৰক্তে ৰঞ্জিতা, সতী মহাসতী গুণে বিভূষিতা, শত শ্বহীদৰ ৰক্তে ৰঞ্জিতা, সতী মহাসতী গুণে বিভূষিতা, তোমাৰ আচলতে আছে লিখা আই, তোমাৰ আচলতে আছে লিখা আই, বিজয়ৰে ইতিহাস জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা। হিংসা দ্বেষ যে নহয় কাম্য, তোমাৰ পূজাই আমাৰ ধৰ্ম, হিংসা দ্বেষ যে নহয় কাম্য, তোমাৰ পূজাই আমাৰ ধৰ্ম, হিয়াৰ ভকতিৰে অৰ্ঘ্য যাচিছো, হিয়াৰ ভকতিৰে অৰ্ঘ্য যাচিছো, আশীষ দিয়া আই জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা, হে জন্মভূমি মা। নমস্কাৰ। माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय जिला संघचालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, कल से इस माजुली क्षेत्र में मैं रहा हूं। संघ के सरसंघ चालक के आने का पहला ही प्रसंग है, ऐसा मुझे पता चला। संघ के सरसंघ चालक के अखिल भारतीय अधिकारियों को पूरे भारत में घूमना पड़ता है तो समय की कमी रहती है। पहले आने जाने की सुविधा कम थी, समय ज्यादा लगता था, इसलिए कोई नहीं आया होगा। स्वयं मैं सब जगह धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ सब जगह 2-2 बार 4-4 बार जा चुका हूं, लेकिन यहां आने का मुझे भी ये पहला ही अवसर है। और इन 2 दिनों में जो मैंने यहां वातावरण का अनुभव किया, सीधा सरल जीवन है, संस्कृति, कला, इन सब की छत्र छाया आप लोगों को मिली है। ये आपका कितना बड़ा भाग्य है, ये आप जानते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सारे देश में घूमता हूं और जहां ये नहीं है वहां की अवस्था देखता हूं, तो मुझे तो इस क्षेत्र को देखने का सौभाग्य मिला, इसकी धन्यता है। और स्वाभाविक है कि संघ का इस प्रकार का कार्यक्रम भी शायद इस क्षेत्र में पहला होगा।
संघ का नाम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष संघ क्या है ये एकदम समझ में आता नहीं। जैसे ही आज ही आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो दूर से देख के कोई ये मन में समझ सकता है, कल्पना कर सकता है कि ये एक बच्चों का कार्यक्रम है। अब है तो सही बच्चों का कार्यक्रम, लेकिन बच्चों के कार्यक्रम में से ही बड़ों के कार्यक्रम बनते हैं। मैं भी स्वयं संघ में समझ बूझ कर आने लगा तब ऐसा ही था, ऐसे ही कार्यक्रम करता था। संघ के कार्य पद्धति में व्यक्ति आयु में बच्चा है तब भी आता है और समझदारी में बच्चा है तब भी आता है, लेकिन उस कार्य पद्धति में एक विकसित मनुष्य वो बनकर निकलता है। और विकसित मनुष्य अपने विकास का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, देश समाज के लिए करता है। संघ इसी काम के लिए शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। सबसे प्रमुख बात सबके मन में वही थी और इसलिए सब लोग किसी न किसी प्रकार से उसके लिए प्रयास कर रहे थे। संघ के निर्माता भी अपने बालक काल से ऐसी ही सब गतिविधियों में रहते थे। घर के गरीब थे, माता पिता नहीं थे, घर में विशेष आय नहीं होती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई में हमेशा वो अपने क्लास में पहले 10 में थे। मैट्रिक और उसके बाद की सब परीक्षाएं फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए और उस समय से आयु के 10-12 साल के अवस्था से देश के लिए जो भी चलता था उसमें वो मनःपूर्वक सहभागी होते थे। और उनका ये गुणवत्ता को देखकर उनको नागपुर के लोगों ने कलकत्ता भेजा। बहाना था डॉक्टरी सीखने का, लेकिन उद्देश्य था कलकत्ता में क्रांतिकारियों का केंद्र है, अनुशीलन समिति वहां पे है। उस अनुशीलन समिति से संपर्क करना और उसके आधार पर उधर के इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में भी क्रांतिकारियों का कार्य शुरू करना। डॉक्टरी भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए और ये काम भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। वो कोर कमेटी मेंबर बन गए। रासबिहारी जी बोस के बारे में एक किताब आई है, उस किताब में उसका उल्लेख है कि उनकी रासबिहारी जी बोस से भेंट हुई थी और अनुशीलन समिति के कोर कमेटी के वो सदस्य थे और उनका कोड नेम कोकेन था। राजस्थान से आंध्र तक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप खड़ा करने का दायित्व उनका था, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन विफल रहा। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी वो अग्रभाग में रहते थे। संघ स्थापना के पूर्व एक बार और बाद में एक बार देश के स्वतंत्रता के लिए चलने वाले कांग्रेस के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया था। 1-1 साल की सजा भी दोनों बार हुई थी। सब बातों में वो सक्रिय थे और इसलिए अनुभव से उन्होंने जाना कि स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन अपने देश में गत कुछ शतकों से ऐसा हो रहा है कि बार बार आक्रमण होता है। मुट्ठी भर लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमसे ज्यादा पराक्रमी नहीं है, उनके पास कुछ भी गुणवत्ता नहीं है जो हमारे पास है, फिर भी वो आते हैं, देखते देखते हमको गुलाम बनाते हैं। फिर कोई महापुरुष जन्मता है, वो जागृति करता है, हम लड़के स्वतंत्र हो जाते हैं।
एक जाता है दूसरा आता है, हम फिर से गुलाम हो जाते हैं। मुट्ठी भर लोग, हमसे बर्बर लोग बाहर से आके हम पर राज्य करते हैं। इसका कारण क्या है? अपने देश पर राज्य करने वाले अंग्रेज अपने देश में कितने थे? बहुत ज्यादा थे नहीं। हमारी करोड़ों की जनसंख्या थी और उनकी हजारों में थी, 1 लाख भी नहीं थी। लेकिन हमारे अपने देश में आकर हमारी छाती पर मुट्ठी भर लोग सवार थे। ये हमने होने कैसे दिया? हम में कौन सी कमी है? हमको क्या करना है? इसका विचार उन्होंने किया और देश का भाग्य बदलने वाला समाज निर्माण करे, ऐसी गुणवत्ता रखने वाले कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह उत्पन्न करने के लिए संघ की स्थापना की। वो समय था जब देश को स्वतंत्र होना था। आज हम स्वतंत्र है, लेकिन आज भी हमारे सामने एक कार्य है। उस समय गुलामी से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी क्या, हम स्वाधीन हो गए। अंग्रेज लोग गए, हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि हम पर राज्य करते हैं। इतना तो बदल हो गया, तंत्र बदला। पराधीनता वो स्वाधीन हो गया, लेकिन उसमें स्व है क्या? वो स्व लाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा सारा तंत्र परतंत्र कर दिया, हमारी पद्धतियों का उच्छेद किया। हमारा अर्थतंत्र, हमारा शिक्षा तंत्र, इन सबको योजनाबद्ध तरीके से हमको गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने नष्ट कर दिया। अब उसकी पुनर्रचना, हमारे अपने नींव पर उसका नया निर्माण, काल सुसंगत रचना ये करनी है। ये हमारे सामने एक आह्वान है, एक चुनौती है। क्योंकि आदमी स्व के आधार पर ही बड़ा होता है। सर्कस में हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाता है, शेर और बकरी एक थाली में भोजन करते हैं। हम लोग पैसा देके टिकट निकालकर उसको देखने के लिए जाते हैं। अब साइकिल चलाना मनुष्य कर सकता है, यहां हाथी कर रहा है या बंदर कर रहा है, तो बंदर की उन्नति वो नहीं कहलाती। यहां मेरे सामने बैठे ये स्वयंसेवक है, बालक स्वयंसेवक, वो अगर तैरना सीख लेते, साइकिल चलाना सीख लेते, स्कूटर चलाना सीख लेते, तो हम कहते कि उनकी उन्नति हुई, कुछ सीखा उन्होंने। बंदर ने वही सीखा तो बंदर की उन्नति नहीं होती, हाथी की उन्नति नहीं होती, क्योंकि हाथी की प्रकृति जंगल में रहने की है। उनके वन्य जीवन में ही उनका उन्नत है, उनकी उन्नति है। ऐसे हम भारतवासियों की उन्नति, भारत को अमेरिका जैसा बनाना यह नहीं है, भारत को चाइना जैसा बनाना यह नहीं है। भारत भारत बने, इसकी आवश्यकता है। उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी शिक्षा में मातृभाषा का माध्यम आ रहा है। बिल्कुल हमारी जनजातीय भाषाओं का भी धीरे धीरे उसमें अंतर्भाव हो रहा है। हमारे अर्थतंत्र में हम आजकल बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, और उससे आगे जाकर हम कह रहे हैं कि इंडिया के जगह भारत का उपयोग करो। हम भारत है, प्रॉपर नाउन का भाषांतर नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए भारत को हर भाषा में भारत ही कहना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, जाकर पूरी तरह अपने स्व पर आधारित युगानुकूल तंत्र, जिसमें हमारे भूतकाल में हमारे पास जो जो ज्ञान है उसका भी उपयोग होगा, और दुनिया में जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है उसको भी हम लेंगे, जो हमारे लिए उपयुक्त है, जिसका परिणाम परीक्षित है और अच्छा है, ऐसा बाहर से भी लेंगे।
आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, ऐसी प्रार्थना हम कहते। सारे विश्व के अच्छे विचार आए, जो आए वो स्वीकार करना ऐसा नहीं कहते, जो अच्छा है वो स्वीकार करेंगे। अपने देश में भी जो पहले से चला आया है उसकी भी परीक्षा करेंगे, जो युगानुकूल है वो लेंगे, जो हमारा है उसको युगानुकूल बनाएंगे, जो बाहर से आता है उसको देशानुकूल बनाएंगे, उसके आधार पर भारत खड़ा करेंगे। और ऐसा भारत खड़ा होने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी दुनिया पिछले 2000 वर्षों में सुख प्राप्ति के अनेक प्रयोग करके थक गई, उनको सुख मिलता नहीं, सुविधा मिली है। उन्होंने ईश्वर को मानने वाले विचारों को लेकर देखा, ईश्वर को न मानने वाले विचार को लेकर देखा, व्यक्ति को प्रधानता देने वालों को देखा, समाज को प्रधानता देने वालों को देखा, सब प्रयोग कर लिए। विज्ञान को देखा तो सुविधाएं बढ़ गई, विकास हो गया तथाकथित भौतिक जगत में, वैभव बढ़ गया, लेकिन समाधान नहीं है, सुख नहीं है। दुनिया में युद्ध बंद नहीं हुए, कलह थमा नहीं है। दुनिया जितनी समृद्ध हो रही उतनी विचित्र घटनाएं बढ़ गई। छोटे बालक विद्यालय में जाते बंदूक लेके और अपने ही स्वाध्यायी को गोली से भून देते, ऐसे कांड वहां हो रहे। विकास जैसे बढ़ रहा है वैसे पर्यावरण खराब हो रहा है, और इन सारी समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है। इतने प्रयोग किए, इसमें से किसी समस्या का समाधान नहीं निकला है, और इसलिए मन में भी संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, मनुष्य दुखी है। और इसलिए दुनिया के चिंतक फिर से विचार कर रहे हैं कि भारत अपने बलबूते, अपने स्व के आधार पर खड़ा होकर उसका उपाय दे, क्योंकि हमने भी दुनिया में विकास और प्रगति करके दिखाई है। कोई समस्या इस प्रकार की आई नहीं, कोई समस्या आई नहीं। हमारा सारा तंत्र परंपरा से जो आता था समाजाधारित था, समाज के लिए चलता था, समाज के द्वारा चलता था। राजा केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी था और प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एपरेटस था। लेकिन हमारे यहां समाजाधारित सब चलने के बाद भी व्यक्तिगत प्रतिभा को पूर्ण अवसर मिला, जो दुनिया में नहीं हुआ है। व्यक्ति बड़ा हुआ तो समाज को दबाया, समाज बड़ा हुआ तो व्यक्ति को दबाया। हमारे यहां ईश्वर की मान्यता है, लेकिन ईश्वर को न मानने वाले भी हमारे यहां है, और मिलजुल कर सब चलते हैं। इतने विचार है, इतने सारे, कलह नहीं होता है, सब साथ चलते हैं। हमारे यहां पर विज्ञान की प्रगति हुई, लेकिन पर्यावरण खराब नहीं हुआ। आज सारी दुनिया की खेती हमारी परंपरागत जो जैविक खेती है उसके ऊपर आ रही है। 10,000 वर्ष से भारत में खेती चलती है, भारत की जमीन खराब नहीं हुई। वहां 400 साल 600 साल खेती हुई, और अब वहां कानून बनाना पड़ता है कि 3 साल के बाद कम से कम 1 साल अपने जमीन में खेती मत करो, कानून बनाना पड़ता है। खेती का उत्पादन बढ़ता है तो कैंसर भी बढ़ता है। हमारे यहां ये सब कुछ नहीं हुआ। दुनिया को यह पता है, इसलिए दुनिया चाहती है भारतवर्ष अपने स्व पर खड़ा हो। और स्वाभाविक हम सब भारतवासियों के सामने ये कर्तव्य है। मैं जानता हूं आप सब लोग इस कर्तव्य को समझते हैं और इसको हम करना चाहते, क्योंकि भारत माता के प्रति भक्ति ये हम लोगों का स्वभाव है। परंतु ये करने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो कथा है, एक राजा थे भर्तृहरि, कुछ कारण हो गया, वो विरक्त हो गए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद जाते समय अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सिंहासन दिया। तो उसका राज्याभिषेक जिस दिन होना है उस दिन सिंहासन पर आरोहण करने के लिए वो चला,
उस सिंहासन को 32 पैड़ियां थी, 32 स्टेप्स। हर पैड़ी पर दोनों तरफ एक एक गुड़िया धातु की बनी रखी थी। पहले पैड़ी पर उन्होंने पैर रखा तो वो गुड़िया जीवंत हो गई और गुड़िया बोलने लगी, राजा तुम इस सिंहासन पर चढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या इस सिंहासन पर कैसे लोग बैठे थे, उनकी क्या गुणवत्ता थी। फिर उन्होंने एक कहानी बताई और कहा कि ऐसी गुणवत्ता उस राजा की थी, तुम्हारी है क्या। हम भी जब अपने देश का काम करने निकलते हैं तो हमारे सामने भी हमारे पूर्वजों के नाम आते हैं जिन्होंने इस देश को बड़ा किया। अभी जो गीत गाया गया उसमें वो नाम आ गए हैं, महापुरुष शंकर देव जी का नाम आया, माधव देव जी का नाम आता है, लासित बड़फुकन का नाम आता है। हम जब एक कदम आगे रखते हैं तो हमारा भूतकाल हमको पूछता है कि तुम ये काम करने को चले तो हो, लेकिन क्या वो योग्यता तुम्हारे पास है। क्योंकि ये हमारे सब पूर्वज है, इन्होंने अत्यंत कठिन काल में अपने तन मन धन का समर्पण करते हुए, सर्वस्व को न्योछावर करते हुए देश को बड़ी आपत्ति से बाहर लाया और स्थिर करके उन्नत करके ले गए। उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया उसके आगे शतकों तक उसके परिणाम, सुखद परिणाम, लाभकारी परिणाम हमको मिले। तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो समय हमको पूछता है कि भाई इस रास्ते पर जो चले थे तुम्हारे पूर्वज, उनकी ये गुणवत्ता थी, तुम्हारी है क्या। नहीं है आज तो चिंता की बात नहीं, गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि सद्गुण कुछ तो परंपरा से आते हैं, जेनेटिकली मिलते हैं, लेकिन सब सद्गुण ये परिश्रम का परिणाम होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन एंड 90% परस्पिरेशन। 10% हम में पूर्व से आया है, हमको मिला है, जन्मतः मिला है, लेकिन हम परिश्रम करेंगे तो और 90% हम बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम वो परिश्रम है। क्योंकि गुण बनते कैसे हैं, गुण आदत से बनते हैं। अभी आपने कार्यक्रम देखे, कोई विशेष कठिन कार्यक्रम नहीं है। आप बैठे बैठे सोचते होंगे क्या कर रहे हैं, दाहिने मुड़े, 4 बार दाहिने मुड़े, फिर से पूर्व पथ पर आए, 4 बार बाएं मुड़े। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसा इन्होंने किया उतना करने के लिए भी और सबने एक साथ करने के लिए भी आदत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे एक एक गुण का अभ्यास करना पड़ता है, वो गुण अपने स्वभाव का अंग बने। क्योंकि देश को बड़ा करना ये जीवन भर का काम है, वो कि किसी एक प्रोग्राम की बात नहीं है। 3 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ता है, उसमें नियमित रहना पड़ता है, उसमें अपना परिश्रम डालना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है। आपने देखा होगा धूप में ये बालक खड़े थे, थक तो गए थे लेकिन छोड़ा नहीं जगह अपनी। उनको लाया, कोई थक गया हो उसको वहां से उठा के लाया गया, तब आया बाहर, हो अपने से बाहर नहीं आया। इस निश्चय के साथ परिश्रम करना पड़ता है। संघ की शाखा में इस परिश्रम की भी आदत होती है और इन सीधे साधे सरल कार्यक्रमों से हम सबके साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, इसकी आदत होती है। देश के लिए जो जो करने के लिए गुण आवश्यक है, 1 घंटा रोज देना पड़ता है तो देने की आदत होती है। 1 घंटा देते देते इसमें से ऐसे भी लोग निकलते हैं वो जीवन दे देते हैं।
देश का काम कर रहे गणवेश के अपने खर्चे से किया, आदत है। इसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, धन्यवाद मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो करते रहेंगे, जीवन भर करेंगे, क्योंकि देश को तो देना ही देना है, देश से कुछ लेना नहीं है। देश ने हमको सब कुछ दिया है। भारत माता हमको सब कुछ देती है। सुजल सुफल मलयज शीतल, इस भूमि से हमको पोषण मिलता है, जल मिलता है, अन्न मिलता है, और सीमाएं इसकी प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित है, सुरक्षा मिलती है, तो झगड़ा करने का स्वभाव हमारा नहीं बनता। भारतवर्ष में सबको साथ लेकर चलने का यह स्वभाव क्यों बना? क्योंकि पहले से पुराने समय में हमारी जनसंख्या भी कम थी, और उस समय कोई नौकाएं नहीं थी, विमान नहीं थे, वाहन नहीं थे। पैदल जाओ या घोड़े पर जाओ, बैलबंडी पर जाओ, तो हिंदू कुश से लेकर आराकान तक की पहाड़ियां पार करके कौन आएगा? कोई नहीं आता था। समुद्र पार करके कौन आएगा? कोई नहीं आता था। बाहर से कोई आता नहीं था, हम सुरक्षित थे। और अंदर हम जितने थे सबके लिए भरपूर था, कोई प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं थी, और इसलिए हम लोग सुखी थे, आपस में झगड़ा नहीं करते थे, और हमको फुर्सत मिली तो हमने सत्य को खोजा, और वो सत्य हमको मिल गया कि सारी दुनिया दिखती अलग अलग है, लेकिन है एक ही, एक से ही सब निकलता है। आजकल हम कहते यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वास्तविक हमारे पूर्वजों ने खोजा डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी। एग्जिस्टेंस इज वन, अस्तित्व एक है। ये विविध आविष्कार उसी का आविष्कार है। ये दिखता है ऊपर तक, नीचे अंदर नहीं जाता। एक मर्यादा तक ये ठीक है, हम अलग अलग दिखते हैं। जैसे हम अलग अलग दिखते हैं तो अलग अलग, आपको भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, आपकी भूख अलग, मुझे मेरी भूख अलग, मेरे खाने से मेरी भूख मिटती है, आपके खाने से आपकी मिटती है। आप खाए और मेरा पेट भर गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कहां तक? घर में माता जी कुछ मीठा पदार्थ बनाती है, 2-3 बच्चे हैं, वो आते खेल के और वो मीठा पदार्थ पूरा खा जाते, माता जी के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन उनको लगता है कि उनका पेट भर गया, बच्चों ने खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो आपकी भूख अलग, मेरी भूख अलग, ये एक मर्यादा तक। जहां माता जैसी आत्मीयता है वहां ये नहीं चलता, वहां दूसरा नियम हो जाता है। और इसलिए दिखने वाली विविधता एक मर्यादा तक चलती है, उसके बाद नहीं। उस समय भी होता है और सदा सर्वदा रहता है। ऐसी मनुष्यों की अस्तित्व की पूरे सृष्टि के साथ एकता है। और ये जब पता चला तब हमारे पूर्वजों ने तय किया कि इसका मतलब सारा जग हमारा कुटुंब है, ये सब लोग अपने हैं। पेड़ पौधे पंछी प्राणियों से लेकर तो पृथ्वी के पृष्ठ पर रहने वाले प्रत्येक भूभाग का व्यक्ति मेरा अपना है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, सब भूमि के पुत्र है। और इसलिए इन सबको यह ज्ञान देना चाहिए ताकि सब सुखी होंगे, क्योंकि यह ज्ञान होने से कलह मिट जाते हैं, यह ज्ञान होने से स्पर्धा समाप्त हो जाती है, यह ज्ञान होने से स्वार्थ समाप्त हो जाता है, सबसे मित्रता हो जाती पर्यावरण सहित। तो हम मित्रता करते हैं तो सब हमारे मित्र बन जाते हैं। ये मैत्री की दृष्टि मिलती है, मित्रता की दृष्टि मिलती है। इस सत्य के आधार पर हमने एक धर्म को पहचाना। जो धर्म है हमने निर्माण नहीं किया, पहले से है, आगे भी रहेगा, उसी पर सारा चलता है, इसलिए उसको सनातन धर्म कहते हैं। हमने उसको पहचाना, उस धर्म के मूल्यों पर भागवत, श्रीमद् भागवत में कहा है उसके 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस।
इन चार के आधार पर व्यवहार सिखाने वाली ये हमारी संस्कृति बनी। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। स्वामी विवेकानंद का अमृत वचन अभी आपने सुना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अखंड भारत के क्षेत्र में रहने वाले सब लोगों को ये संस्कृति आज भी जोड़ती है, उसके एकता का सूत्र है, अगर उनका ध्यान है तो। आज के भारत में हमारा तो ध्यान है, बीच बीच में हमको ध्यान आता है, लेकिन उधर जिसको आज अफगानिस्तान कहते वहां लोग पूरा भूल गए, पाकिस्तान भूल गए, बांग्लादेश भूल गए। जहां जहां भूल गए वहां दुख है, कोई समस्या का उपाय नहीं मिल रहा। और जहां जहां ये याद है वहां वहां हम लोग आगे बढ़ रहे। लोग कह रहे हैं कि भारत सिरमौर देश बनेगा। हमारे सामने भी समस्याएं थी, लेकिन उनमें से रास्ता निकाल के हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति हमारा स्वभाव, इसको दुनिया आज हिंदू स्वभाव कहती है। हम सब हिंदू है, हमारा हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। यानी क्या? अमुक पूजा ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी पूजा पर पक्का रहना, सबकी पूजाओं का सम्मान करना, यह हिंदुत्व है। अमुक खान पान रीति रिवाज ऐसा नहीं भाई, वो तो परिस्थिति जन्य बातें होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है। अपना जो खान पान का रीति रिवाज है, परंपरा से आया हुआ, उस पर पक्के रहो, और बाकी लोग जो नियम पालन करते उसका भी सम्मान करो। यह विश्व में सब प्राकृतिक संपत्ति भरी पड़ी है, अन्न मिलता है सब वगैरह, क्या करना? सब मुझे ही मिले, मैं ही सब पाऊं, यह नहीं करना। दोनों हाथों से कमाओ, हजार हाथों से बांटो, और सबको मिलने के बाद अपने लिए न्यूनतम आवश्यक उसमें से आप भी लो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो कोई झगड़ा होने की संभावना ही नहीं। जो कमाएगा वो खिलाएगा और बचे हुए में से खुद खाएगा। इसलिए संयम अनुसरण करो। आज भी हम लोग भोजन करते तो जैसे जिसके थाली में आता खाना शुरू नहीं करता। वो घरों में बैठने के बाद सबको देना होने के बाद कुछ नाम लेते हैं, कुछ श्लोक कहते हैं। हमारे संघ में हम ब्रह्मार्पण ब्रह्मावीर श्लोक कहते हैं। संघ शिक्षा वर्ग में परिश्रम होता है, बहुत भूख लगती है, आने के बाद सब बैठते हैं। अब भोजन परसना वगैरह उतनी बड़ी संख्या में 10 मिनट लगे ही जाते, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता थाली को। यह संयम है, क्योंकि सबको मिलकर जीना है, सबको मिलकर खाना है, सबके जैसा हमको रहना है। यह स्वभाव हिंदू स्वभाव है। उसके कारण दुनिया की सारी भली बातें आज भी भारत में सुरक्षित है। उसका विचार अन्य लोगों के मन में आता है, लेकिन उनके यहां वो ज्यादा चल नहीं सकता। सेक्युलरिज्म की बात सब लोग करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे यहां होता है, क्योंकि पहले से हमारा विचार सबको अंदर लेने का है। सेक्युलर हमारा शब्द नहीं हो, बाहर का है। हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम पहले से हमारा राज्य सेक्युलर है और आदमी धर्म से चलता है, इसलिए सबको अपना मानकर चलता है, सबका सम्मान करता है। सोशलिज्म क्या होता है? यही है, सबको दो, बचे हुए में लो। परंपरा से इसका आचरण हमारी संस्कृति सिखाती है। सारे विश्व को बंधु मानकर व्यवहार करना हमारी संस्कृति सिखाती है। उसको भूल गए, इसलिए हमारे दुर्दिन आए। उसको फिर से याद करना है और उसका अभ्यास करना है। हमारे इस हिंदू राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाना, विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ विश्व कल्याण के लिए एक उपकरण फिर से तैयार करना, जो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया था और विश्व का कल्याण उन्होंने साधा था। फिर से वही काम हमको करना है
और इसलिए फिर से वही गुणों की आराधना रोज करनी है। संघ का कार्य इसलिए चलता है। समाज में एक गुट खड़ा करना, उसका प्रभाव सब पर चलाना, यह संघ की इच्छा नहीं है। संघ समाज में अलग संगठन करना नहीं चाहता। संघ पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है। जो भारतवासी है, चाहे उसकी पूजा कोई हो, खान-पान रीति रिवाज कुछ भी हो, उसकी भाषा कोई हो, देश के किसी कोने में वो रहता हो, उसको यह समझना चाहिए कि विरासत के नाते, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते वो हिंदू है, हम सब एक है। इस स्वत्व के भाव को लेकर गुणों की उपासना करते हुए अपने परिश्रम से हम स्वार्थ और भेदों को छोड़कर देश को बड़ा करेंगे, उसके लिए जिएंगे, आवश्यकता है तो उसके लिए सब कुछ समर्पण करेंगे, प्राणार्पण भी करेंगे। ऐसा करेंगे तब अपना देश परम वैभव संपन्न बनेगा, तब दुनिया सुखी सुंदर बनेगी। हमको जो स्वतंत्रता मिली है ये करने की, वो स्वतंत्रता जिन्होंने हमको ला कर दी, उन सब वीरों ने यही किया है। और इसलिए समय एक एक कदम पर हमको पूछता है कि क्या तुम उनके जैसे हो? आज नहीं है तो होंगे, उसके लिए परिश्रम करेंगे। इसी को तपस कहते हैं। राष्ट्र साधना की यह तपस्या चली है संघ के नाम से। जब तक पूरा समाज संगठित नहीं होता तब के इसका एक अलग नाम रहेगा। आगे क्या होगा तब के लोग तय करेंगे। लेकिन इन सारी तपस्या में ये केवल संघ का काम नहीं है। संघ कोई इसका ठेका लेके काम कर रहा है ऐसा नहीं है। ठेके पर ये काम होते नहीं। पूरा समाज जब ऐसा होगा तो भाग्य में परिवर्तन आएगा। कुछ लोग बनेंगे तो कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा, बाद में फिर से गड़बड़ होगी। भगवान के 9 अवतार हुए ऐसा कहते हैं। भगवान के 9 अवतार होने के बाद भी आज हम कहां खड़े हैं? ऐसा क्यों है? तो अवतार होते हैं, अच्छे अच्छे नेता आते हैं, महापुरुष संत आते हैं, लेकिन उनकी जो जागृति है वो करने के बाद, वो चले जाने के बाद उस पर चलना पड़ता है, सतत चलना पड़ता है, सबको चलना पड़ता है, तब ठीक रहता है। और इसलिए एक के बाद एक आक्रमक आए, बार बार हम लड़े, लेकिन कभी हमने सीखा नहीं, फिर से परतंत्र नहीं होंगे। वो सीखना है, फिर से परतंत्र तो होंगे ही नहीं। अब अपने देश को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया का हर देश, दुनिया का हर व्यक्ति भारत के अनुसरण से सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। ऐसा भारत बनाने के लिए संघ का कार्य चल रहा है। और इसलिए इस कार्य के दूर से दर्शक बने न रहते हुए आप सबको इसके अंग बनना है, इसके कार्यकर्ता बनना है। ये जो कार्यक्रम आप देखते हैं आदतें बनाने का, इसका नाम शाखा है। संघ में पुरुषों की शाखा लगती है, राष्ट्र सेविका समिति में महिलाओं की शाखा लगती है। और यहां जो गुण निर्माण होता है उसके आधार पर समाज हित में जो काम चलते उसमें पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर काम करती है। ऐसी संघ की योजना है। तो संघ की या समिति की शाखा में आकर स्वयं सेवक या स्वयं सेविका बनकर हम लोग संपूर्ण दुनिया के कल्याण के, अपने देश के उत्थान के इस महाभियान के पथिक बने, ये शुभकामना भी आपको देता हूं, ये आपके सामने अनुरोध भी रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। साधारण उत्तिष्ठ विभाग सह 1 2 সকলোকে এতিয়া ধ্বজাবতৰণ হ'ব। নিজৰ নিজৰ জেগাত থিয় হ'বৰ কাৰণে একান্ত অনুৰোধ জনালো। চৰণ দক্ষ ধ্বজ প্ৰণাম 1 2 3
संग बीकिर बाव वृत आ रमा स्वस्थ